आज हमारे सामने बीपीएससी और जो दूसरे कृषि अधिकारी के एग्जाम हैं, उनकी तैयारी के लिए एग्रोनॉमी के कुछ बहुत ज़रूरी नोट्स हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इन नोट्स को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझना है, इन तथ्यों को आपस में जोड़ना है, ताकि सिर्फ जानकारी ना रहकर एक समझ बन जाए। तो चलिए इस ज्ञान के खेत में उतरते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या उगा सकते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी भी विषय को समझने के लिए मुझे लगता है उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। कृषि की शुरुआत कब और कैसे हुई, ये सिर्फ एक तारीख का सवाल नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत के बदलने की कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी शुरू होती है लगभग 750 ईसा पूर्व में, जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार गेहूं और जौ उगाना सीखा। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये वो पल था जब इंसान, आप कह सकते हैं, शिकारी से किसान बना। बंजारों की तरह भटकना छोड़कर बस्तियां बसाईं और जिसे हम सभ्यता कहते हैं उसकी नींव रखी गई। इसी के साथ इन नोट्स में एक बहुत पुरानी तकनीक जूमिंग का भी जिक्र है, जिसे हम स्लैश एंड बर्न खेती भी कहते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। इसमें जंगल के एक हिस्से को जलाकर खेती की जाती है और फिर जमीन को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सुनने में तो बहुत आदिम लगता है भी। ये एक प्राचीन तरीका है, लेकिन आज के दौर में ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहीं पर एक आधुनिक लक्ष्य सामने आता है, जिसका जिक्र इन नोट्स में है, सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हाँ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका सीधा सा मतलब है कि हम आज की जरूरतें तो पूरी करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन और पर्यावरण को बर्बाद न करें। ये एक तरह से प्राचीन और आधुनिक के बीच का संतुलन है। ये तो हुई नींव की बात, लेकिन इतने बड़े देश की कृषि व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ संस्थाओं की जरूरत भी पड़ी होगी। नोट्स में ICAR का जिक्र है, ये कितना महत्वपूर्ण है? अरे बहुत ज्यादा। ICAR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये तो भारत में कृषि रिसर्च का, आप कह सकती हैं, दिल है। बिल्कुल। सोचिए, नई किस्में विकसित करना, बीमारियों से लड़ने के तरीके खोजना, ये सब काम यहीं से होता है। और तो और ये इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज भी निकालता है। इसके पहले निदेशक थे डॉक्टर B विश्वनाथ। इसी तरह खेती के लिए पैसा भी चाहिए, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई, जो ग्रामीण भारत में कर्ज की व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ है। बोर्ड, इसका क्या काम है? इसका काम हमारी कृषि की विरासत को बचाना है। भारत में हजारों किस्म के चावल, गेहूं और दूसरी फसलें हैं। ये हमारी जेनेटिक दौलत है। ये बोर्ड इसी दौलत की रक्षा करता है। और जब कोई इस क्षेत्र में बहुत असाधारण काम करता है, तो उसे रफ़ी अहमद किदवई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो कृषि विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, अब कुछ आंकड़ों पर आते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। GDP में पशुधन का योगदान 29.7% है। ये आंकड़ा हमें क्या बताता है? ये बताता है कि खेती का मतलब सिर्फ फसलें उगाना नहीं है। पशुपालन, दूध, मांस, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है कृषि ऋण को लेकर। 74% कर्ज कमर्शियल बैंकों से आता है, जबकि सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंकों का हिस्सा बहुत कम है। ये दिखाता है कि आज भी छोटे किसानों के लिए कर्ज पाना कितना मुश्किल हो सकता है। और एक आंकड़ा बिहार के संदर्भ में है। बिहार में गरीबी सबसे ज्यादा और पंजाब में सबसे कम। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और ये हमें बताता है कि कृषि विकास पूरे देश में एक जैसा नहीं हुआ है। पंजाब में हरित क्रांति का असर आज भी दिखता है, जबकि बिहार जैसे राज्यों को अभी एक लंबा सफर तय करना है। ये आंकड़ा सिर्फ एक तथ्य नहीं, ये एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती की तरफ इशारा करता है। चलिए इस बड़े परिदृश्य से अब जमीन पर उतरते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। कृषि मौसम विज्ञान, ये सुनने में ही काफी भारी लगता है। साइक्रोमीटर, लाइसीमीटर, टेंसियोमीटर, ये सब क्या है? इन्हें भारी शब्दों की तरह मत देखिए, इन्हें किसान के मददगार औजारों की तरह देखिए। कल्पना कीजिए कि आप एक पौधे के डॉक्टर हैं, तो टेंसियोमीटर आपका वो आला है जो बताता है कि पौधे को प्यास का बुखार है या नहीं। ये सीधे मिट्टी में नमी का तनाव मापता है, जिससे पता चलता है कि सिंचाई कब करनी है, न ज्यादा न कम। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है इसे समझने का। और साइक्रोमीटर? सेक्रोमीटर हवा में नमी मापता है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादा नमी से पौधों में बीमारियां फैल सकती हैं और कम नमी से पानी ज्यादा भाप बनकर उड़ जाता है। लाइसोमीटर एक और कमाल का उपकरण। ये ठीक बताता है कि एक खेत से कितना पानी भाप बनकर उड़ रहा है। इससे सिंचाई का सटीक हिसाब किताब रखने में मदद मिलती है। और ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर और ब्यूफर्ट स्केल। इंफ्रारेड थर्मोमीटर तो आजकल कोरोना के टाइम सबने देखा है। ये बिना छुड़े तापमान बताता है। खेतों में इसका इस्तेमाल फसल की पत्तियों का तापमान मापने के लिए होता है। अच्छा। अगर पत्तियां ज्यादा गर्म हैं, तो इसका मतलब है कि पौधे को पानी की कमी हो रही है। और ब्यूफोर्ट स्केल हवा की ताकत को मापने का एक पुराना और प्रैक्टिकल तरीका है। यानी ये सब औजार किसान को प्रकृति की भाषा समझने में मदद करते हैं। अब जरा मौसम के कुछ नियमों की बात करें। जैसे भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कृषि से क्या लेना देना है? इसका सीधा संबंध है फसलों के फोटो पीरियड से। फोटो पीरियड? हाँ, यानी उन्हें खिलने और फलने फूलने के लिए कितने घंटे की रोशनी चाहिए। कुछ फसलें लंबे दिनों में अच्छी होती हैं, कुछ छोटे दिनों में। भूमध्य रेखा के पास दिन की लंबाई ज्यादा नहीं बदलती, इसलिए वहां साल भर एक जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। वहीं भारत में बारिश का पैटर्न भी बहुत विविध है। तमिलनाडु में सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है, जबकि उत्तर भारत में सर्दियों की बारिश का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ये समझना किसानों के लिए बुआई का सही समय तय करने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने आसमान और मौसम को समझ लिया। अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना खेती असंभव है, मिट्टी। भारत में सबसे आम मिट्टी कौन सी है? वो है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, जो नदियों द्वारा लाई गई है और बहुत उपजाऊ होती है। लेकिन सिर्फ मिट्टी होना काफी नहीं है, उसमें मौजूद पानी भी सही किस्म का होना चाहिए। पौधों के लिए सबसे उपयोगी पानी होता है केशिका जल। केशिका जल? हाँ, कैपिलरी वाटर। ये वो पानी है जो मिट्टी के कणों के बीच पतली नलियों में रुका रहता है और जिसे जड़ें आसानी से सोख सकती हैं। मिट्टी की सेहत जांचने का कोई तरीका है, जैसे हम अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं? बिल्कुल। मिट्टी के लिए दो चीजें बहुत अहम हैं, बल्क डेंसिटी और पीएच। बल्क डेंसिटी को ऐसे समझिए, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में लोहा बहुत कम जगह लेता है। मतलब लोहे की बल्क डेंसिटी ज्यादा है। खेत की मिट्टी के लिए कम बल्क डेंसिटी अच्छी होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि मिट्टी भुरभुरी है, उसमें हवा और पानी के लिए जगह है और जड़ों को फैलने में आसानी होती है। और पीएच तो मिट्टी का एसिड बेस बैलेंस है। ज्यादातर फसलों के लिए 6.5 से 7.0 का पीएच सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन ये उपजाऊ मिट्टी हमेशा वैसी नहीं रहती। मिट्टी का कटाव, इरोजन एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। सॉल्टेशन हवा से होने वाले कटाव का एक तरीका है, जिसमें मिट्टी के छोटे छोटे कण फुदकते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में होता है। बिल्कुल। और पहाड़ी ढलानों पर पानी से होने वाले कटाव को रोकने के लिए बेंच टेरेसिंग यानी सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प तुलना भी है। मक्का जैसी फसलें मिट्टी के कटाव को बढ़ावा देती हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी को ठीक से पकड़ नहीं पाती, जबकि लोबिया जैसी फसलें जमीन को ढककर कटाव को रोकती हैं। इसका मतलब है कि फसल का चुनाव भी मिट्टी की सेहत तय करता है। और जुताई, टिलेज, उसका क्या रोल है? देखिए, जुताई एक तरह से दो-धारी तलवार है। दो-धारी तलवार कैसे? अगर सही तरीके से की जाए तो हाँ, ये मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता बढ़ाती है, बल्क डेंसिटी कम करती है, जो फसल के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ज्यादा जुताई करेंगे तो मिट्टी की जो बनावट है वो खराब भी हो सकती है। इसीलिए अब जीरो टिलेज जैसी तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें बिना खेत जोते सीधे बुआई की जाती है। बिल्कुल। तो मिट्टी सिर्फ रेत और पत्थर नहीं है, इसमें एक पूरी रासायनिक और जैविक दुनिया भी है। बिल्कुल। मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसमें 58% कार्बन होता है और इसका CN अनुपात यानी कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात लगभग 10.1 होता है। 10.1? हाँ, ये एक जादुई नंबर है। अगर ये अनुपात सही है तो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीव अपना काम ठीक से कर पाते हैं, और ये सूक्ष्मजीव ही तो मिट्टी की जान है। जैसे माइकोराइजा, ये कवक और पौधों की जड़ों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता है। कवक पौधे को पोषक तत्व लाकर देता है और बदले में पौधे से भोजन लेता है। और ये नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया, ये तो जैसे प्रकृति के अपने खाद के कारखाने हैं।
एकदम सही। एजोटोबैक्टर गेहूं और गन्ने के लिए नाइट्रोजन बनाता है, एजोला चावल के खेतों में यही काम करता है, और राइजोबियम तो दाल वाली फसलों की जड़ों में गांठें बनाकर रहता है और हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधे को देता है। यह एक अद्भुत सहजीवन है। ठीक है, तो मिट्टी तैयार है, अब पौधे को भोजन चाहिए। कुल कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं? कुल 17 हैं। पहले 16 थे, निकल को हाल ही में जोड़ा गया है। इनकी अनिवार्यता का मानदंड 1939 में ऑनन और स्टाउट ने दिया था। इसका मतलब है कि इनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। इनमें से कुछ मुख्य पोषक तत्वों के काम क्या हैं, उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं? फॉस्फोरस को पौधे की एनर्जी करेंसी समझिए। ऊर्जा मुद्रा। हाँ, जैसे हमें हर काम के लिए रुपए चाहिए, पौधे को ऊर्जा के हर काम के लिए फॉस्फोरस चाहिए, खासकर जड़ों के विकास के लिए। पोटेशियम पौधे का बॉडीगार्ड है जो उसे बीमारियों और सूखे से लड़ने की ताकत देता है, और नाइट्रोजन तो प्रोटीन का मुख्य हिस्सा है, यानी पौधे के शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक। और अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या पौधे में कोई लक्षण दिखते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे हमारी सेहत खराब होने पर लक्षण दिखते हैं। जिंक की कमी से चावल में खैरा रोग हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। सल्फर की कमी से नई पत्तियां पीली होती हैं। फास्फोरस की कमी से पौधे में बैंगनी रंगत आ जाती है। एक अच्छा किसान इन लक्षणों को पढ़कर समझ जाता है कि उसकी फसल को क्या चाहिए। और इस कमी को पूरा करने के लिए हम उर्वरक या फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। यूरिया सबसे आम है, उसमें 46% नाइट्रोजन होता है। लेकिन एक बात चौंकाने वाली है कि अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक उर्वरक है। हाँ, ये सच है, इसीलिए इसे बहुत सावधानी से संभालना पड़ता है। ये बहुत प्रभावी नाइट्रोजन स्रोत है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कई देशों में इसकी बिक्री पर कड़े नियम हैं। भोजन हो गया, अब बात करते हैं पानी की। सिंचाई में डेल्टा, ड्यूटी और बेस पीरियड जैसे शब्द आते हैं। सुनने में ये बहुत तकनीकी लगते हैं। चलिए इन्हें आसान बनाते हैं। पीरियड है फसल का कुल समय, पहली सिंचाई से लेकर कटाई से पहले की आखिरी सिंचाई तक। डेल्टा है इस पूरे समय में फसल को दिए गए पानी की कुल गहराई या ऊंचाई। और ड्यूटी सबसे दिलचस्प है, इसे पानी की माइलेज की तरह सोचिए। माइलेज? हाँ, जैसे 1 लीटर पेट्रोल में आपकी कार कितने किलोमीटर चलती है, वैसे ही ड्यूटी यह बताती है कि 1 यूनिट पानी से आप कितने हेक्टेयर जमीन सींच सकते हैं। जितनी ज्यादा ड्यूटी मतलब पानी का इस्तेमाल उतना ही बेहतर हो रहा है। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है इसे याद रखने का। और सिंचाई के तरीकों में सबसे अच्छा कौन सा है? यह जरूरत पर निर्भर करता है। ड्रिप सिंचाई सबसे कुशल है, क्योंकि इसमें पानी बूंद बूंद करके सीधा जड़ों में जाता है। बर्बादी लगभग शून्य होती है। इजराइल इसमें लीडर है ना? हाँ, इजराइल इस तकनीक में दुनिया का लीडर है। स्प्रिंकलर या फवारा सिंचाई उबड़ खाबड़ जमीन के लिए अच्छी है, और फ्लडिंग यानी खेत में पानी भर देना, ये चावल जैसी फसल या लवणीय मिट्टी को सुधारने के लिए अच्छा है, जहां हमें लवणों को घोलकर बहाना होता है। अब पौधे को खाना पानी मिल गया, लेकिन खेत में उसके कुछ दुश्मन भी होते हैं, खरपतवार। हाँ, और ये बहुत चालाक दुश्मन होते हैं, जैसे फेलारिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। गेहूं का मामा? हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा गेहूं जैसा दिखता है कि शुरुआत में इसे पहचानना मुश्किल होता है। एक और खतरनाक खरपतवार है आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसके बीज अगर सरसों में मिल जाएं तो बहुत जहरीले हो सकते हैं। तो इन दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारे पास क्या हथियार हैं? हमारे पास हर्बिसाइड हैं, जैसे 2,4-D एक चयनात्मक हर्बिसाइड है। ये एक स्मार्ट बॉम्ब की तरह है जो सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है और गेहूं जैसी संकरी पत्ती वाली फसल को छोड़ देता है। कुछ हर्बिसाइड बुआई से पहले ही मिट्टी में मिला दिए जाते हैं ताकि खरपतवार उगी ना पाए। और पौधे के अंदर भी तो एक कंट्रोल सिस्टम होता होगा, है ना? जैसे हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं। बिल्कुल, पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ऑक्सिन कोशिकाओं को लंबा होने में मदद करता है। जिबरेलिन, जिसे GA कहते हैं, वो बीजों की नींद तोड़कर उन्हें उगने के लिए जगाता है। ABA को तनाव हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, जब सूखे जैसे हालात होते हैं तो यही हार्मोन
पत्तियों के स्टोमेटा को बंद कर देता है ताकि पानी का नुकसान कम हो, और एथिलीन वो हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है। वाह, ये तो एक पूरी दुनिया है। अब जल्दी से कुछ मुख्य फसलों पर नजर डालते हैं। चावल और गेहूं जो भारत का पेट भरते हैं। चावल की पहली ज्यादा उपज देने वाली किस्म थी TN1, और चावल के खेतों से मीथेन गैस निकलती है जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। हाँ, ये तो पर्यावरण के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, यह कृषि और जलवायु परिवर्तन के बीच का एक महत्वपूर्ण लिंक है। वहीं गेहूं में क्राउन रूट इनिशिएशन यानी CRI की अवस्था, जो बुआई के 21 दिन बाद आती है, सबसे ज्यादा नाजुक होती है। अगर इस समय पानी ना मिले तो पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और मक्का, उसे अनाजों की रानी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे ज्यादा है, और बिहार के लिए यह गर्व की बात है कि गर्मियों में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार ही है। वहीं ज्वार को उसकी सूखा सहने की क्षमता के कारण ऊंट फसल या कैमल क्रॉप कहते हैं। दालों और तिलहनों के बारे में क्या खास है? दालें प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं, लेकिन उनमें मेथियोनिन नाम के अमीनो एसिड की कमी होती है जो अनाजों में पाया जाता है। अच्छा, इसीलिए दाल चावल या दाल रोटी खाते हैं? एकदम सही, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तिलहनों की बात करें तो ये एक चिंता का विषय है कि भारत अपनी जरूरत का 65% खाद्य तेल आयात करता है। ये हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। और अंत में कुछ नगदी फसलें जैसे गन्ना और कपास। गन्ने में रेड रॉट नाम की बीमारी सबसे विनाशकारी है। ये गन्ने को अंदर से लाल करके सड़ा देती है। कपास में भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां हाइब्रिड कपास का व्यावसायिक उत्पादन होता है। और तंबाकू वो फसल है जिससे सरकार को सबसे ज्यादा उत्पाद शुल्क राजस्व मिलता है। और आलू, जिसे हम सब्जी समझते हैं, वानस्पतिक रूप से एक संशोधित तना मतलब एक ट्यूबर है। तो ये थी एग्रोनॉमी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक तेज लेकिन गहरी समीक्षा। हमने कहानी शुरू की थी 7500 ईसा पूर्व से और उसे आज के आंकड़ों और चुनौतियों तक ले आए। बिल्कुल, और इन सभी तथ्यों को एक साथ देखने पर पता चलता है कि कृषि सिर्फ खेती करना नहीं है, यह विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है और पर्यावरण भी है। हर बीज, हर बूंद पानी और हर मुट्ठी मिट्टी एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है। एकदम सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस रफ्तार से भारत की आबादी बढ़ रही है और जलवायु बदल रही है, भविष्य में हम ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों की जरूरत और सतत कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के सिद्धांतों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? क्या इसका जवाब तकनीक में है या हमारी पारंपरिक खेती के तरीकों में? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।